हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में नामकरण की समस्या क्या है। आपने देखा होगा कि जब काल विभाजन किया गया था उसमें आपको नजर आया होगा कि जो काल विभाजन के किया गया है साहित्य इतिहासकारों द्वारा, तो उन्होंने साथ साथ नाम भी दिए हैं, उसके उन कालों के नामकरण भी सुझाए हैं। तो उसमें समस्या क्या रही, किन आधारों पर नामकरण होना चाहिए और नामकरण की वैज्ञानिकता क्या है, और जो साहित्य इतिहास के नाम दिए गए वो कितने वैज्ञानिक हैं, उनको लेकर विवाद है कि नहीं है, इन सभी विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो कोई भी इतिहास हो, काल विभाजन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है वह आती है नामकरण की समस्या, कि आखिर किस आधार पर उस काल का नामकरण किया जाए। और नामकरण की सार्थकता इस बात में होती है कि युग का जो नाम दिया जाए वह नाम उस युग की मूल साहित्यिक चेतना या मूल प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर सके। इसको छोटे से एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि क्या है यह मूल साहित्यिक चेतना या मूल साहित्यिक प्रवृत्ति। जैसे आप नाम सुनते होंगे, किसी का नाम होता है मुस्कान, ठीक है, तो मुस्कान नाम सुनते ही एक छवि जो सामने आती है वो क्या आती है कि वो मुस्कुराता हुआ आदमी आता है ना। यानी कि उस नाम से उस आदमी की जो सर्वाधिक प्रभावी प्रकृति है, नेचर है, वह सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो कम मुस्कुराता हो, एक अलग बात है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। गांव में हमारे यहाँ किसी किसी का नाम होता है झगड़ू, तो झगड़ू नाम से ही लगता है कि वो झगड़ालू होगा, ठीक है। तो समझना बस ये है कि नाम की सार्थकता इस बात में होती है कि वह उस युग की जो मूल साहित्यिक प्रवृत्ति है उसको प्रतिबिंबित कर सके। इसलिए विद्वानों ने माना है कि प्रवृत्ति के आधार पर, यानी कि जो नेचर है, ठीक है, किसी खास युग में जो प्रवृत्ति साहित्य लेखन में ज्यादा प्रभावी रही है उसके आधार पर नामकरण करना सर्वाधिक वैज्ञानिक और उपयोगी होता है। लेकिन समस्या यह आती है यहाँ पे कि किसी एक युग में बहुत सारी साहित्यिक प्रवृत्तियां एक साथ प्रवाहमान होती हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति में, जैसे मुस्कान नाम है, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मुस्कुराता हुआ, क्रोधित भी हो सकता है, बहुत क्रोधी भी हो सकता है, ठीक है, बहुत भावुक भी हो सकता है। तो जैसे किसी एक व्यक्ति में बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है, भाव होते हैं, वैसे ही किसी एक साहित्यिक युग में बहुत सारी साहित्यिक प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। इसीलिए किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उस पूरे युग का नाम रख देने से बाकी सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए कई बार दूसरे दूसरे आधारों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे नाम के आधार पर किसी युग का साहित्यकार जो बहुत प्रभावी हुआ और उसने अपने युग को बहुत गहराई से प्रभावित किया, उसके आधार पर नामकरण करना, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है कि नहीं है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। कुछ नाम समय सूचक होते हैं, जैसे कि आदिकाल या प्रारंभिक काल, आधुनिक काल। कुछ नाम जो होते हैं वो राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर नामकरण रखे जाते हैं, जैसे कि भक्ति काल, पुनर्जागरण काल। कुछ नाम जो होते हैं वो प्रतीकात्मक नाम होते हैं, जैसे कि छायावाद। तो इस तरह से आप कहें कि नामकरण करने के लिए मिश्रित आधारों का सहारा लेना पड़ता है, कि प्रवृत्ति के आधार पर भी नाम किए जाएं, समय सूचक नाम भी हो, व्यक्ति के प्रभाव के आधार पर भी नाम हो। हालांकि वैज्ञानिकता इस बात में होती है कि प्रवृत्ति के आधार पर ही नामकरण किए जाने चाहिए, लेकिन वहां समस्या यह आती है कि किसी एक प्रवृत्ति को खास मान के अगर आप किसी युग का नामकरण कर रहे हैं तो बाकी सारी प्रवृत्तियां छूट जाती हैं या उनका उल्लेख नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? वीर गाथा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा का। तो वीर गाथा काल कहने से तात्पर्य यह है कि वीरता प्रधान साहित्य, उस युग की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरता को मानते हैं, उस आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम तो रख दिया। लेकिन उस दौर में बहुत सारे धार्मिक साहित्य भी है, श्रृंगारिक साहित्य भी लिखा गया,
ठीक है। तो धार्मिक साहित्य और श्रृंगारिक साहित्य का प्रतिनिधित्व वीर गाथा काल कहने से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मिश्रित आधारों का सहारा लेना पड़ता है नामकरण के। स्पष्ट है बात, समझ में आ गई बात कि मूल रूप से प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था होती है कि मिश्रित आधारों का सहारा लेना पड़ता है, और इन्हीं मिश्रित आधारों का सहारा लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड हैं उनका नामकरण किया गया है। देखिए, जो कुल 4 कालखंड किए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नामकरण में सर्वाधिक विवाद या चर्चा, वाद संवाद की जो गुंजाइश है वह रीतिकाल और आदिकाल के नाम को लेकर के है। भक्तिकाल नाम लगभग सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है, उसी प्रकार आधुनिक काल भी सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है। इन दोनों को लेकर के विवाद नहीं है, या विवाद की कोई गुंजाइश भी साहित्य इतिहास लेखकों में दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भक्ति काव्य आंदोलन था, जो पूरे देश में विस्तार पा रहा था, जन जन तक जो पहुंच रहा था, उसका इतना गहरा साहित्य पर प्रभाव हुआ कि उस युग की जो मूल साहित्यिक प्रवृत्ति या मूल साहित्यिक चेतना जो है वह भक्ति मानी जा सकती है। इसीलिए भक्ति काल को लेकर कोई विवाद नहीं है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक काल जब आया, हालांकि यह समय सूचक नाम है, तो जो आधुनिकता के उद्भव का समय है वही समय आधुनिक काल का भी समय है, इसलिए आधुनिक काल को लेकर के भी कोई विवाद नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं जिन 2 नामों पे विवाद है उस पे, आदिकाल और रीतिकाल। ठीक है, पहली समस्या है आदिकाल को लेकर। ठीक है, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा। कुछ अन्य साहित्य इतिहास लेखकों ने भी इसको अलग अलग नाम दिए, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। ये दोनों नाम जो है वो समय सूचक हैं, बाकी जितने भी नाम हैं वो सारे नाम प्रवृत्तियों को केंद्र में रखकर रखे गए हैं। लेकिन वर्तमान खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा, तो उन्होंने कुल 12 ग्रंथों का उदाहरण दिया कि इन 12 ग्रंथों के आधार पर इस युग को वीरगाथा काल कहा जा सकता है। तो बाद में जो खोजें हुई और जो अनुसंधान हुए उसमें यह स्पष्ट हुआ कि जिन 12 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और उनके आधार पर इसको वीर गाथा काल कहा है, उसमें से बहुत सारे ग्रंथ अप्रमाणिक हैं और कुछ ग्रंथ जो हैं वो बाद के समय के हैं, वो वीर गाथा काल की समय सीमा में नहीं आते। तो यह जो नामकरण था यह भी पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्ध नहीं हुआ। और दूसरी बात कि वीर गाथा काल के समय जो धार्मिक साहित्य था और श्रृंगारिक साहित्य था वह भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया, इसलिए वीरगाथा काल कहने से सिर्फ वीरता का बोध होता है और यह नाम समग्रता में उस पूरे युग की चेतना को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो अंत में आदिकाल नाम पर विद्वानों की सर्वसम्मति बनी, क्योंकि आदिकाल कहने से प्रारंभ का बोध होता है, शुरुआत का बोध होता है, और आदिकाल नाम सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। पहला विवाद इस पे था, ठीक है, सुलझ गया। क्या मान लिया गया इसको? आदिकाल नाम सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन याद रखिएगा कि वीर गाथा काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा, चरण काल किसने कहा, सारे नाम मैंने लिए ना अभी, सब आपकी नोटबुक में दर्ज होना चाहिए। विवाद का जो दूसरा प्रकरण है जहाँ संवाद की गुंजाइश है, विमर्श की गुंजाइश है, वह दूसरा नाम है रीतिकाल। यहाँ एक सीमित विवाद है, ठीक है, कि इस काल में प्रचलित जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, ठीक है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा, द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा? रीति काल तो शुक्ल ने कहा, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, याद रखिएगा, जिसमें तो आपको आएगा, याद ध्यान आएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर मध्यकाल कहा। परंतु रीति काव्य इस काल की बहुतायत काव्य प्रवृत्ति है और बहुव्याप्त विशेषता है, और रीति काल कहने से इसमें श्रृंगारिकता, ठीक है, और अलंकार दोनों का समावेश हो जाता है। इसलिए अंत में यह सहमति बनी कि इसको रीति काल नाम से ही बुलाया जाना चाहिए या जाना जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है आधुनिक काल। तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल नाम को लेकर के कोई विवाद नहीं है। 1850 के बाद से जो अब तक का जो साहित्य है उसको लेकर के विवाद नहीं है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसके बड़े सारे उपखंड भी हैं, है ना, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो उन उपखंडों में जो नामकरण किया गया है इसको लेकर के थोड़ी बहुत गुंजाइश विवाद की और विमर्श की बच जाती है, जिस पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आधुनिक काल के जो उपखंड है उसमें सबसे पहले कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग भी सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है, इसको लेकर के कोई विवाद नहीं है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहा, ठीक है। क्या कहा? प्रथम उत्थान। गणपति चंद्रगुप्त ने भारतेंदु युग को स्वच्छंदता काल कहा। इसके बावजूद भी भारतेंदु युग सर्वाधिक सम्मति से स्वीकृत नाम है। दूसरा युग कौन सा आता है? द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को देखते हुए इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया, और यह नाम भी सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है। लेकिन इस युग को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान कहा, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पुनर्जागरण काल कहकर संबोधित किया। इसके बाद आता है छायावाद, ठीक है। छायावाद नाम को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है। यह साहित्य इतिहासकारों और विद्वानों में सर्वसम्मति से स्वीकृत है। लेकिन यहाँ पर जो छायावादी युग के जो कवि थे वो इस नाम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये लगता रहा कि छायावाद नाम दे देने से उनकी कविताओं का जो महत्व है वह पूरी तरह से प्रतिध्वनित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है, यह सर्वसम्मति से लगभग स्वीकार किया जा चुका है। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद भी सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है, लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असहमति इस बात को जरूर रही कि प्रयोगशीलता को आलोचकों ने जबरन प्रयोगवाद का नाम दे दिया। अब प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। तो नई कविता नाम को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है, सर्वसम्मति से स्वीकृत नाम है। संदेह इस बात को लेकर के है कि जो नई कविता में नई विशेषण है या संज्ञा का ही एक रूप है, ठीक है। इसको लेकर के विवाद की गुंजाइश है। आप देखेंगे कि कुल मिलाकर आधुनिक काल के जो उपखंड हैं, जो काव्य आधार पे जो नाम रखे गए हैं, जितने भी नामकरण किए गए भारतेंदु युग से लेके और इधर नई कविता तक, वो नाम लगभग सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुके हैं। हालांकि यह बात और है कि उनके नामकरण में थोड़े बहुत विमर्श की गुंजाइश कहीं ना कहीं बची हुई दिखाई देती है। स्पष्ट है बात? ठीक। और अब अंत में जो विधाएं थी, साहित्यिक विधाएं, ठीक है ना, गद्य विधाएं। आप सबको मालूम है कि आधुनिक काल में बहुत सारी गद्य विधाओं का प्रस्फुटन हुआ, ठीक है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना इत्यादि इत्यादि। तो गद्य विधाओं में जो नामकरण किया गया वह बड़ा ही एक सरलीकृत तरीका था। बहुत आसान ढंग से किसी खास साहित्यकार का नाम केंद्र में रख दिया गया और उसको इतिहास, वर्तमान और भविष्य में बांट दिया। जैसे कि उपन्यास और कहानी को लेकर प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया, और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, ठीक है।
इसको बांट दिया गया। वैसे ही नाटक के संबंध में प्रसाद को ले लिया गया, निबंध के संबंध में आचार्य शुक्ल को ले लिया गया। तो आगे के इतिहासकारों और विद्वानों ने खास तौर पे जो स्वतंत्रता बाद की जो धाराएं हैं उपन्यास, कहानी और नाटक की, उनको लेकर के प्रवृत्तियों के आधार पर उनका थोड़ा बहुत विभाजन किया और वह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है। स्वतंत्रता के बाद जो इतिहासकार थे उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उपन्यास में, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को कई धाराओं में विद्वानों ने विभक्त किया, ठीक है। जैसे कि जैनेन्द्र की मनोवैज्ञानिक धारा, यशपाल की प्रगतिशील धारा, रेणु की आंचलिक धारा, कृष्णा सोबती आदि महिला लेखन, ये उसको कई प्रवृत्तियों में विभाजित किया। ठीक उसी प्रकार प्रेमचंदोत्तर जो कहानी है उसमें कई कहानी आंदोलनों का उन्होंने जिक्र किया, जैसे अकहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी। तो ये जो कहानी आंदोलन थे, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा पढ़ेंगे, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पढ़ेंगे तो विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन बस अभी इतना जानना है, प्रेमचंदोत्तर जो विभाजन था कहानी और उपन्यास को लेकर के, उसमें जो विभिन्न प्रकार की धाराएं इतिहास लेखकों को दिखाई देती हैं, उस आधार पर उन्होंने नामकरण किया। और जैसे कि कहानी में भी बहुत सारे कहानी आंदोलनों का जिक्र किया गया। ठीक उसी प्रकार प्रसादोत्तर जो नाटक है उसमें भी उन्होंने समस्या नाटक और विसंगति नाटक का जिक्र किया प्रवृत्तियों के आधार पर, ठीक है। शुक्लोत्तर जो निबंध है, ठीक है, उस निबंध को उन्होंने दो धाराओं में बांटा, ललित निबंध और व्यंग्यात्मक निबंध, ठीक है। तो इस प्रकार आप आलोचना में भी शुक्ल के बाद जो कई सारे आलोचक आए, उन आलोचकों के नाम पे उन आलोचना की धाराओं का नाम किया गया। तो इस प्रकार अब आप देख सकते हैं कि गद्य विधाओं का अब जो नामकरण हुआ है, खास तौर पे जो प्रेमचंदोत्तर, प्रसादोत्तर, शुक्लोत्तर, तो विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रचलन के आधार पर अब जो नामकरण किए जा चुके हैं वो लगभग पूरी तरह से व्यवस्थित माने जा सकते हैं और उनको लेकर विवाद की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। स्पष्ट है? तो ये था विभिन्न प्रकार के युगों का नामकरण और उनके नामकरण का आधार।